तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे क्या है। तो कल जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 1942। इसका 1942 वाला आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको लोक नायक कहा जाता है? तो लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, और कभी कभी पूछ लेता है लोकमान्य। लोकमान्य, तो लोकमान्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और इसमें जो ये है CF चित्तरंजन दास और CF एंड्रयूज, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देशबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास, और CF एंड्रयूज को दीनबंधु, दीनबंधु कहा जाता है। और लोक नायक इसमें पूछा है तो लोक नायक का आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। अगला, इनके बारे में ये लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसके बारे में ये है लिखा हुआ कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ये इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले, तो ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने? तो यही सुभाष चंद्र बोस। वापस ये कई बार रिपीट हुआ है उस समय क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया? तो आजाद हिंद सरकार का जो गठन किया है वो अक्टूबर 1943। इसका सही होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आधुनिक भारत का इतिहास और विविध आ गया। इसमें विविध में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे जो व्यक्ति हैं इन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में और फैक्ट पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है वो के.एम. मुंशी ने की थी। भारतीय विद्या भवन की स्थापना के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देखिए इसमें लिखा है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, शिक्षाविद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी द्वारा 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा, कला, संस्कृति को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको शारदा अधिनियम के नाम से, बाल विवाह अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में क्या है, बाल विवाह अवरोध निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरविलास शारदा एक व्यक्ति थे, हरविलास शारदा, इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। यह अधिनियम लॉर्ड बारशाह इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। तो ये भी आ सकता है कि ये किसके शासनकाल में बाल विवाह अधिनियम आया था? तो उस समय इरविन का शासनकाल था 1929 के समय। भारतीय तिरंगे में ध्वज
अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है? तो अशोक चक्र में जो रंग होता है वो गहरा नीला इसका आंसर हो जाएगा, गहरा नीला कलर होता है। इसके बारे में और देख लेते हैं। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, यानी चौड़ाई उसकी 2 होगी और लंबाई 3 होगी। भारतीय तिरंगे की पट्टियां केसरिया, सफेद और हरे रंग की होती हैं, यानी सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। देखिए ये लिखा है इसके बारे में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इसने कैबिनेट मिशन योजना ने ठुकरा दिया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय संविधान सभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ये दलितों एवं शोषितों के जातियों के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन था, महार सत्याग्रह। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। देख लेते हैं इसके बारे में और क्या फैक्ट हैं। देखिए ये लिखा है 1927 में महार सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारंभ की थी। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषित पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महार स्थित कबदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में लिखा है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अगला है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लोकमान्य मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। इसमें ये और क्या है, ये है जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में इसका विरोध हुआ और तिलक काफी लोकप्रिय हो गए, तथा जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो जनता के द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसके बारे में देखो और डिटेल में ये लिखा है, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। उन्होंने मुस्लिमों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सत्र में की गई थी? तो ये 1942 के सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और पाकिस्तान की जो मांग की थी सबसे पहले रहमत अली ने की थी। पाकिस्तान जो शब्द दिया था वो रहमत अली ने दिया था, और पाकिस्तान की जो मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। देखिए इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है।
22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो BHU की जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। वर्तमान में इसके कुलपति जस्टिस गिरधर मालवीय हैं। देख लेते हैं अगला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये सर रैमजे मैकडोनाल्ड। ये डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें दलितों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। देख लेते हैं इसमें क्या है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। घटना और तारीख के इन जोड़ों में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? दिल्ली की राजधानी 1911 दिल्ली की राजधानी बनाई गई 1911। तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी घोषणा की गई थी दिल्ली की राजधानी बनाने के लिए। तो जो गई थी वो 1912 में बनाई गई थी। तो ये वाला गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स नहीं, ये किसानों की शिकायतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन किया था। तो इंडिगो प्लांटर्स की जगह इस जगह किसानों के आग्रह पर ये महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। बीजी बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम यानी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, केवल यही सही है इसका। सुभाष चंद्र बोस ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा जो दिया था वो 1939 वाला, चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो ABC तीनों ही इसके गलत ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये इसके बारे में और है। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो 1911 में घोषणा की गई थी, जबकि यह निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों की शिकायतों पर नहीं, बल्कि किसानों की शिकायतों पर शुरू हुआ था। तो मैंने ये भी बताया था कि किसानों की शिकायतों पर जो चंपारण सत्याग्रह वो शुरू हुआ था, जबकि उसमें कुछ और लिखा है। अगला देखते हैं। और ये इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाद में इस क्वेश्चन को अमान्य कर दिया गया, ये क्वेश्चन गलत आ गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के समय में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, देखिए इसका ऑप्शन यही सही है। सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन का अग्रदूत था। तो इसमें जो था वो भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय फौज, इसका जो सही हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज ही इसका सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। रास बिहारी बोस ने सन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। भारतीय स्वतंत्रता लीग का प्रधान चुना गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें जो पहले भारतीय थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके पहले भारतीय थे। बाकी और देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश में प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्च न्यायालय में वाद दायर किए। सन 1927 के एक जूरी एक्ट में भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों में विभेद किया गया। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो जो नेतृत्व का जो बहुकारक सिद्धांत, इसका बी ऑप्शन जो बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। अगला देखते हैं। सोलह अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगली देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई 1914, जबकि समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध किया था? तो ये जो किया था वो 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। देखते हैं और क्या है इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि में वर्ष 1939 से 1945 तक रही। ये भी पूछा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो 1939 में। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद 1941 से अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश लिया गया। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 व 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हाजीपीर की जो लड़ाई थी वो 1965 में लड़ी गई थी। इसका ए ऑप्शन है। ये भारत पाक युद्ध इसी के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजीपीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पीओके में शामिल है। नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है? तो एडविन लुटियंस जो हैं वो नई दिल्ली के वास्तुविद या आर्किटेक्चर हैं। नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्टर एडविन लुटियंस थे। 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का उसका स्थानांतरण 1912 में किया गया था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो दिल्ली जो हुई थी वो 1912 में हुई थी, जबकि इसकी घोषणा 1911 में हुई थी। तो इसका आंसर 1912 राइट होगा। और घोषणा पूछता है कि दिल्ली से लाने की से जो घोषणा की गई थी, दिल्ली लाने की घोषणा तो 1911 में की गई थी।
प्रसिद्ध की सारी जहां से हंसता हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की थी। प्रारंभ में यह महान राष्ट्रवाद थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबंधित हो गए। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन से थे जो आरएसएस से सदस्य थे? तो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। 3, ये ऑप्शन कौन सा? ए सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो आरएसएस के सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे ने आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी गोदावरी थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ए ऑप्शन इसका सही है। ये लिखा है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस कमीशन में श्रमिक दल के रूप में शामिल थे। अगला देख लेते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसमें साइमन कमीशन के कहने पर उन पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी। देखिए इसमें और क्या लिखा है। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस के हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। देखिए इसमें लिखा है देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। तो ये जो रेखा है वो किस किस के बीच है? दार्जिलिंग, शिमला, लहासा या काठमांडू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिमला हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है, शिमला, क्योंकि दार्जिलिंग देखिए यह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार बताया। तो ये विश्व धर्म संसद कहाँ हुई थी? तो ये शिकागो में हुई थी 1893 में। इसका बी ऑप्शन सही है। बाकी और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई धर्म नहीं और इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। अगला देखते हैं, इन्हें तुम्हें क्रम से लगाना है। रोलेक्ट एक्ट, पार्लियामेंट्री सुधार, इरविन समझौता, इल्बर्ट विल। तो जो इल्बर्ट विल है ये आया था 1883 में, 1883। इरविन समझौता है 1931 का है, 1931। रोलेक्ट एक्ट है 1909 का है, 1919। रोलेक्ट एक्ट 1919 का है, जबकि पार्लियामेंट्री सुधार 1909। तो सबसे पुराना है इल्बर्ट विल। तो चौथी के बाद आ जाएगा, चौथी के बाद इन्हें क्रम से लगा लेना। सबसे पुराना इल्बर्ट विल है, उसके बाद आ जाएगा पार्लियामेंट्री सुधार, उसके बाद आ जाएगा रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद आ जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931। तो इस तरीके से क्रम होगा। देखिए इसमें लिखा है रोलेक्ट एक्ट 1919, गांधी इरविन समझौता 1931, पार्लियामेंट 1909 और इल्बर्ट विल 1883। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिश शासक को जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर है सी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम है? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। बाकी इसके बारे में और देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई, जिसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से जाना गया। उत्तर पश्चिम प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? जो बारदौली का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी में इनके लिए बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। देखिए सूरत के बारदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल ने प्रदान किया। बारदौली सत्याग्रह के समय भी वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब शामिल हुई? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी, लेकिन इसमें ये 24 अक्टूबर दे रखा है। चलो देखते हैं और क्या है। हाँ ये देखो इसके बारे में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम अंतरिक्ष सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया था। अगला है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में क्या थे? तो बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जबकि आसफ अली रेल मंत्री अंतरिम सरकार के कैबिनेट में थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसमें लिखा है 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? तो इसका डी ऑप्शन है क्लीमेंट इटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की गई थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतर करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट इटली का कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद या संविधान सभा। सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए बाकी ये है 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। तो ये सब आज हमने कंप्लीट कर लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल से देखते हैं कोई नई सीरीज चलाते हैं, ठीक है। बाकी आप इस चैनल पर बने रहें, पूरी बुक का सॉल्यूशन पैट तक अवेलेबल कराया जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।